नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए हो रही विदेशी फंडिंग। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने भारत और मोदी के खिलाफ उगला जहर। बीजेपी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एंटी मोदी नैरेटिव एक्सपोज। दिल्ली वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका। मोदी सरकार का बड़ा आदेश। 123 संपत्ति अब नहीं रहेगी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास। संपत्तियों पर नोटिस चस्पा। हिंदू राष्ट्र पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर नीतीश कुमार ने जताई असहमति। कहा यह संभव ही नहीं। चेतन शर्मा टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर का पद छोड़ने पर हुए मजबूर। दिया इस्तीफा। स्टिंग ऑपरेशन ने छीनी कुर्सी। इमरान खान कभी भी किसी भी वक्त हो सकते हैं गिरफ्तार। इमरान के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस तैनात। समर्थकों और कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा। विरोध की बड़ी तैयारी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी विरोधी एजेंडे की, जो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। दरअसल अरबपति अमेरिकी जॉर्ज सोरोस का एक बयान सामने आया है जिसको लेकर पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश का पता चला है। जॉर्ज सोरोस ने अपने बयान में कहा, मोदी हटेंगे तो भारत में लोकतंत्र आएगा। जॉर्ज सोरोस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उद्योगपति गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकियों पर भी सवाल उठाया। साथ ही सीएए और आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोरोस के बयान का बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने सोरोस के नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को विदेशी साजिश बताया। विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश रची जा रही है। क्या एक बार फिर से भारत और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश? देखिए, ये बदनाम नहीं कर रहा। जॉर्ज सोरोस तो पैसे लगाकर हिंदुस्तान में एनार्की फैला रहा है, अराजकता। ये जो तमाम सी के जो प्रोटेस्ट हुए, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग, ये एनजीओ वाले, ये अर्बन नक्सल्स, इनको पैसे जॉर्ज सोरोस के पास से आता है। अब सरकार ने तो खुलासा कर दिया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। तो ये जॉर्ज सोरोस होते कौन हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी हो या कुछ भी और हो, ये तो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी ना। डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाली ये तमाम ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लुटियन मीडिया, इनको शर्म भी नहीं आ रही कि आप पकड़े गए हो, माफी मांग लो। लेकिन ये तो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन सरकार के लिए तो अब उनके पास इस तरह के बयान आने के बाद बहुत सारे सबूत भी हैं। हम लोग पिछले 3 साल से इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि ये जॉर्ज सोरोस की वजह से हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट, ये हंगामा, ये बवाल, अफवाह गैंग को पालने पोसने का काम कर रहा है ये सोरोस। तो सोरोस के पास का जो पैसा है वो किन किन लोगों के पास जा रहा है, वो कौन नेता हैं, वो कौन पत्रकार हैं, इन सब का खुलासा आज ब्लैक एंड व्हाइट में मैं करूंगा। लेकिन सरकार के लिए तो अब आसान हो गया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा। ये जो जॉर्ज सोरोस की काली कमाई का जो हिस्सेदार है हिंदुस्तान के अंदर में, एक एक को चुन चुन के जेल के अंदर अगर सरकार नहीं भेजती है तो ये सरकार को कहा जाएगा कि एक बड़ी ही कमजोर सरकार है। दुनिया में किसी को भी जो विदेशी तत्व हैं हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स, यहाँ के चुनाव में इंटरफेयर करने नहीं दिया जा सकता। और जिस तरह की भाषा ये बोल रहा है, ये साफ साफ लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस जो एक शॉर्ट सेलर है, उसका धंधा ही वही है कि जिसकी वजह से अडानी का पूरा अंपायर क्रम्बल करने के इन लोगों ने दुस्साहस की। अब सब कुछ दुनिया के सामने है तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय लॉजिकल एंड लीगल एक्शन। और ये एक्शन
मोदी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जी, अगली खबर विवाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को लगे बड़े झटके की। केंद्र सरकार की तरफ से अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को बड़ा आदेश दिया है। ये आदेश वक्फ की 123 संपत्तियों से जुड़ा है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखा था, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड पर बड़ा एक्शन लिया गया। सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। नोटिस वक्फ की 123 संपत्तियों को लेकर जारी किया गया। मतलब अब 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगी। अब ये 123 संपत्तियों का क्या होगा? देखिए, ये जो 123 संपत्तियां हैं, ये इंडिया गेट, जोरबाग, लुटियन दिल्ली, जो दुनिया का सबसे महंगा इलाका है, उसमें ये लोग 123 अलग अलग मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान, इस तरह की चीजें जो है, इसका मालिक कौन है? तो 123 में से 61 जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है, वो लैंड डिपार्टमेंट के पास का है और बाकी के सारे ये डीडीए का है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड के पास गया कैसे, ये भी जानना और समझना जरूरी है। ये ऑलरेडी वहां पे कुछ कुछ हो रहा था, तो इनको पूजा पाठ करने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए कुछ सहूलियत दी गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अब तो जमीन हमारी हो गई। और 2014 के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले, मतलब ये सोनिया गांधी की सरकार जाने वाली थी, ये सलमान खुर्शीद साहब, इन्होंने मुस्लिम वोट हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा, इसलिए बाकायदा नोटिस जारी करके 123 संपत्ति जो सरकार की थी उसे मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। अब जब ये सारे काम हो गए, बाद में मालूम चला कि भाई ये तो कांग्रेस पार्टी जाते जाते ये कांड करके गई, तो कुछ लोग कोर्ट चले गए, कमेटी बनी, तो सिंगल व्यक्ति की कमेटी बनी, उसका कोई निष्कर्ष ढंग से निकला नहीं, तो फिर दूसरी कमेटी बनी, 2 मेंबर कमेटी। अब जब 2 सदस्यीय कमेटी बनी तो ये वक्फ बोर्ड वाले वहां गए नहीं। अब वहां गए नहीं तो फैसला आ गया है कि भाई जिसकी जमीन है उसको वापस कर दो। तो सरकार ने 123 इस तरह के प्रॉपर्टी के ऊपर नोटिस चिपका दिया गया है कि अपना सामान लेकर के आप जाएं, अब ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ये सरकार की संपत्ति अब हो गई। तो अब जो वहाँ पे इंडिया गेट और उसके आसपास जो ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, ये जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उसके जद में जो कोई आएगा वहाँ पे बुलडोजर बनेगा, चलेगा, और इस तरीके से मोदी सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। वक्फ बोर्ड के लिए बस एक ही चीज़ बची हुई है कि आप कोर्ट जाएं, कोर्ट को बताएं कि ये है हमारे पास कागजात, जो उनके पास नहीं है। तो बिना कागज़ दिखाए मोदी सरकार में इस तरह का काम तो होगा नहीं, तो कागज़ तो दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो 123 के 23 संपत्ति वापस सरकार के पास जाएगी। जी, अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। नीतीश के मुताबिक भारत को जो भी हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, वो देश को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये गांधी का देश है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सच बोलने के लिए महात्मा गांधी की हत्या तक कर दी गई, लेकिन वो फिर भी महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर ही चलेंगे। नीतीश कुमार का ये कैसा हिंदू विरोधी बयान है? देखिए, आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेंगे, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो देश को बर्बाद करना चाह रहा है। बिहार का क्या उद्धार किया? इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं आप? आपको जो जिम्मेदारी है, गांधी के इतने बड़े फॉलोअर हैं, तो बिहार में ऐसा क्या काम कर दिया गांधी जी के नाम पे, या बिहार का आपने विकास कर दिया? गर्त में डाल दिया है लालू और नीतीश कुमार ने। अब तो बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि लालू और नीतीश कुमार में कोई फर्क ही नहीं है। जिस तरीके से लालू यादव की सरकार चलती थी, उसी तरीके से नीतीश कुमार भी चला रहे हैं, बस ये चिकनी चुपड़ी बातें ज़्यादा कर लेते हैं। अब
हिंदू राष्ट्र का सपना कोई देख नहीं रहा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। जो यहाँ का स्टेट है, वो यहाँ का संविधान, वो सेकुलर है। वैसे नीतीश कुमार के लिए को एक चीज के लिए शाबाशी देनी चाहिए। ये रोजा नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी टोपी पहन के ये रमजान और इफ्तार पार्टी में खूब नजर आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। जनता को बेवकूफ बनाकर राजनीति करना नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जैसे सेकुलर सोशलिस्ट लोगों का धंधा बना हुआ है। इसलिए जो वर्तमान के जो जनरेशन है, इस तरह के लीडर्स को बहुत घृणा के तरह से देखती है। नीतीश कुमार अमित शाह से भी बात करते हैं। जब बीजेपी का समर्थन होता है तो अपने शहर में जहां से वो आते हैं वहां आरएसएस का नेशनल कन्वेंशन भी करवाते हैं, और जब बीजेपी से दूर चले जाते हैं तो इनको दाढ़ी भी नजर आता है और टोपी भी नजर आता है। जी, अब बात करते हैं अगली खबर की। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को मजबूरन अपना इस्तीफा देना ही पड़ा। चेतन शर्मा ने आज सुबह अपना इस्तीफा दे दिया है। जय शाह ने चेतन शर्मा के इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। दरअसल इसी सप्ताह एक न्यूज चैनल ने दावा किया था कि उसके स्टिंग ऑपरेशन में मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ियों की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान चेतन शर्मा को विराट कोहली और सौरव गांगुली के रिश्तों के अलावा कई अन्य मुद्दों पर बोलते देखा गया। स्टिंग के सामने आने की वजह से चेतन शर्मा पर इस्तीफे का दबाव भी था और आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। क्या जानबूझकर चेतन शर्मा को फंसाया गया? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई जर्नलिज्म नहीं है और ना ही ये कोई स्टिंग ऑपरेशन है। आपकी दोस्ती है किसी क्रिकेटर से और वो हंसमुख व्यक्ति है, बातचीत करते करते कुछ कुछ बोल देते हैं वो, आप फोन टैप कर लेंगे, उसका वीडियो बना लेंगे। ऐसा कौन सा क्राइम हुआ है बीसीसीआई में? ये क्रिकेट के तमाम रिपोर्टर, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बीसीसीआई के खिलाफ एक स्टोरी करके दिखा दे। आज से नहीं, जब से बीसीसीआई पैदा हुई है तब से ये तमाम स्पोर्ट्स रिपोर्टर बीसीसीआई की चमचागिरी में लगे हुए रहते हैं। और ये हिट जॉब करने के लिए आप एक साधारण से व्यक्ति को, जिसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपने बातचीत में उनसे ये सब उगलवा करके, भाई आप ये बताइए कौन सी बात ऐसी उन्होंने कह दी? क्या ये देश की जनता को मालूम नहीं है कि क्रिकेट में बेटिंग होता है? बेटिंग के ऊपर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या इस देश को मालूम नहीं कि आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ वहां तमाशा चल रहा है? किसी को मालूम नहीं है कि मैच के बाद जो पार्टीज होती है वहां पे क्या गुल खिलाया जाता है? तो ये सब तो स्टोरीज करेंगे नहीं ये लोग। हिम्मत है इन लोगों को कि आईपीएल के मैच के बाद कोई इस तरह की पार्टीज में जाकर के स्टिंग ऑपरेशन करके आ जाए और बताएं कि वहां पे क्या चलता है, क्या गुल खिलाए जाते हैं वहां पे? तो ये सब चीजें नहीं होगी। ऐसी कोई चीज नहीं है। उस पूरे स्टिंग को मैंने देखा, ऐसी कोई नई बात नहीं है जो उसमें बताया जा रहा है, और ना ही कोई क्राइम हो रहा है। भाई सबको मालूम है कि क्रिकेटर अपने हेल्थ को फिट करने के लिए दवाइयां खा लेते हैं, डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं किसी तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, टफ कंपटीशन है, बेंच स्ट्रेंथ हिंदुस्तान का बहुत मजबूत है। एक खिलाड़ी 2 मैच में खराब खेलता है, तीसरे मैच में कोई रिप्लेसमेंट आ सकता है। इस तरह के माहौल में क्रिकेटर्स अपने आप को बचाने के लिए, अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। कौन नहीं जानता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक दूसरे में, उनके बीच कोल्ड वॉर चलता है? ये कौन नहीं जानता है? तो मुझे आपने बिल्कुल सही कहा, ये हिट जॉब है। इनको बाकायदा फंसा करके उनको साइड लाइन किया गया है। बहुत ही खराब किस्म की, इसको कह सकते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन या जर्नलिज्म का हिस्सा है। दिस इज कॉल्ड इंट्रैपमेंट।
जी, आज की आखिरी खबर में बात इमरान खान की, जो कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं, जिसको लेकर जमकर बवाल भी मचा हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल इमरान खान के घर के बाहर जमा है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी का विरोध भी होना शुरू हो गया है। इमरान की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच उनके समर्थक भी लाहौर के जामन पार्क स्थित घर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। समर्थक भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान के घर के बाहर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। क्या वाकई इमरान खान की गिरफ्तारी तय है? देखिए, इमरान खान को तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। दो चीजें हैं। एक, जिस तरीके से मिनी बजट आया है, चीजें महंगाई बहुत आसमान छू रही है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है कोई तरीका कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति जो है सुधर जाए। अब तो ये लोग बताने लग गए हैं कि जो वहाँ के वर्तमान में जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने अपने पैसे को इकट्ठा करके सोना में कन्वर्ट करके देश छोड़ के भाग रहे हैं। वहाँ आजकल नया एक स्लोगन चल रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। सब भागने के चक्कर में लगे हुए हैं। और ऐसे में इमरान खान जो एक पॉपुलर लीडर है, उसके पीछे लोग हैं, गलत सही अपनी जगह पे। हिंदुस्तान में बहुत सारे अंधभक्त हैं केजरीवाल के, काम धाम 27.5, लेकिन फिर भी लोग महान समझते हैं। तो पाकिस्तान में इमरान खान को भी बहुत लोग महान समझते हैं। और ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जनता नाराज हुई तो ये आंदोलन करेंगे, आंदोलन होगा तो हिंसा भड़केगी। तो इस तरीके से एक तो इकोनॉमिक मुसीबत ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर है, इमरान खान को खुला छोड़ दिया गया तो वो और बड़ी मुसीबत खड़ा कर देंगे। जो कुछ सुधरना है 3 महीने 4 महीने में, ये 4-5 साल पीछे पाकिस्तान को ले जाएंगे अपनी हरकतों से। तो ये मजबूरी है कि पाकिस्तान की सरकार उन तमाम लोगों को जेल के अंदर डालें जो आगे आने वाले दिनों में डिसरप्शन कर सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, प्रोटेस्ट के लिए लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये नुकसान से बचने का एकमात्र तरीका वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी को यही लग रहा है कि इमरान खान को बाकायदा जेल के अंदर डाला जाए। तो ये तो होना ही है। और अगर इमरान खान बाहर रह गया, उसे जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ी, जहाँ लोगों में रोष आया, जहाँ आटा की कमी हुई, ये तो सड़क पे उतर जाएगा। और जब एक बार ये सड़क पे आ गया तो फिर पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना वर्तमान सरकार के लिए और आर्मी के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।